दिल्ली को किला बनाने से लेकर पूनिया जी को गिरफ्तार करने तक, बंगाल में उथल पुथल से लेकर देश के बजट तक, रिहाना के ट्वीट से लेकर कंगना और तमाम बॉलीवुड या देशभक्ति तक, दिल्ली के बॉर्डर पर इंटरनेट बंद होने से लेकर कश्मीर में 4G बहाल होने तक, ये हफ्ता देश के लिए बहुत बवाली रहा है। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ सिंह और ये है देश वीकली। आप देख रहे हैं द भारत प्रेस। सबसे पहले बात देश के सबसे बड़े मुद्दे की, जी हाँ, किसान आंदोलन की। हमने किसान आंदोलन के तीनों बॉर्डर की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है, इसे आप आई बटन से देख सकते हैं। तो किसानों के इस आंदोलन ने बहुत बवाल मचाया है। अभी तक के सबसे बड़े इस आंदोलन में 6 फरवरी को किसानों ने चक्का जाम किया। इसका असर देश के कई हिस्सों में देखा गया। इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक से लेकर बंगाल तक किसानों के चक्का जाम का असर दिखा। राजमार्ग पर भी किसानों का हुजूम उमड़ा था। यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में चक्का जाम नहीं करने का निर्णय किसानों ने लिया। इससे पहले किसानों को रोकने के लिए दिल्ली की किलेबंदी कर दी गई। गाजीपुर बॉर्डर पर कीले लगाने से लेकर टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर कंक्रीट की दीवारें हों या फिर पुलिस के हाथों में स्टील की लाठियां हों जो कमोबेश तलवार जैसी दिखती हों, इस आंदोलन ने सब कुछ देख लिया है और फिर भी यह आंदोलन जिंदा है और बहुत मजबूती के साथ अभी भी खड़ा है। राकेश टिकैत ने आंदोलन की अच्छी वापसी कराई है। आगे की बात अगर करें तो सरकार के दिल्ली को छावनी बनाने के कदम पर विपक्ष ने कई सवाल उठाए। ट्विटर पर लोग इससे भड़के रहे। आखिरकार सरकार झुकी और कम से कम कीलें हटा ली गई। सरकार बातचीत को तैयार है, लेकिन किसान इंटरनेट सेवाओं के बहाल होने तक बातचीत के लिए राजी नहीं है। दीप सिद्धू पर 1 लाख रुपए का इनाम जरूर रखा गया है, अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। लेकिन इन सब घटनाओं ने दुनिया भर के कई एक्टिविस्ट को जगा दिया। पॉप सिंगर रिहाना या फिर रायना ने एक ट्वीट किया कि इस पूरे मामले पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। मियां खलीफा सहित कई लोगों ने ऐसे ही सवालों के ट्वीट किए और किसानों को अपना समर्थन दिया। ट्विटर पर बैन का टैग बस चलने ही वाला था, लेकिन मियां खलीफा को देखकर यह सारा सैलाब रुक गया। आगे ये हुआ कि दुनिया में किसी भी देश के अंदरूनी मामलों में टांग न अड़ाने वाले भारत को ये बात चुभ गई। लगभग हमेशा शांत रहने वाले क्रिकेटर, बॉलीवुड स्टार्स को एकदम से लगा कि भारत को मजबूत रहने की जरूरत है, एक रहने की जरूरत है, आंतरिक मामलों में दूसरों को के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, वगैरह वगैरह। इनका ये विरोध इतना संगठित था कि इन सबके ट्वीट्स और उनका लहजा लगभग एक जैसा था। इस बीच कई हस्तियों ने इन लोगों का विरोध भी किया। बोले कि जब पहले ही बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी है तो अब बोलने का क्या फायदा, और किसानों का मामला जल्द से जल्द सुलझाने की मांग भी लगातार की जा रही है। मजेदार बात यह है कि पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को बुलाने वाले और तारिक फतेह से देश पर टिप्पणी लेने वाले तमाम न्यूज़ चैनल इस बात को बड़ी जोर शोर से उठा रहे थे। मतलब ये सब बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब बातें ट्विटर पर लोग इन सब के रिएक्शन पर कह रहे थे। मेरा काम तो आपको बस बताना है। इस बीच बातें बाहर आने लगी कि इन सबको खालिस्तानियों ने खरीदा है। एक वेबसाइट ने तो ये तक दावा कर दिया कि रिहाना को 18 करोड़ रुपए इस ट्वीट के लिए दिए गए हैं। लोग इसे लेकर सड़कों पर उतर गए, रिहाना और मियां के खिलाफ नारे लगाने लगे। सही भी है, कम से कम ये पता चला कि देश के आंतरिक मामले में दखल न देने की बात जो कर रहे हैं वो दरअसल अपने देश के लोगों की भी बात नहीं करते हैं। उल्टे उन्हें तमाम वो नाम देने की कोशिश करते हैं जिससे उनकी आवाज बस कमजोर होगी, और इस तरह हम मजबूत लोकतंत्र के विकास का सपना देख रहे हैं। ट्विटर से एक और चीज याद आई। इस हफ्ते कुछ बैन नहीं हुआ, लेकिन हमें कुछ कलाकार जरूर मिल सकते हैं। इसकी संभावना इस हफ्ते की ट्विटर बकैती से पता चल गई। महान फेमिनिस्ट और देशभक्त ट्रोल कंगना रनौत ने अपने ट्वीट्स से ट्विटर पर भूचाल ला दिया। माने ओछी बातों की परिभाषा अगर आपको देखनी है तो कंगना रनौत के ट्वीट्स देखिए। एक कहावत है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। यह कहावत शायद जल्दी ही बदल कर अपने मुंह मियां कंगना बनना हो जाएगी। रिहाना के कपड़ों को अपनी सादगी भरी तस्वीरों से जोड़कर खुद को महान बताने की कोशिशों में कंगना रनौत भूल गई कि वो भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ही हिस्सा है। अब हुआ ये कि लोगों ने रिप्लाई में उनकी फिल्मों के बोल्ड सीन्स को चस्पा कर दिया और कंगना की जो महानता है वो वहीं धरी की धरी रह गई। शायद इसीलिए कहा गया है, अतिका भला न बोलना, अतिकी भली न चूप। इसके अलावा बीजेपी नेता कपिल मिश्रा
हाँ, कपिल शर्मा नहीं, कपिल मिश्रा। उन्होंने अपने डबल मीनिंग ट्वीट्स से बॉलीवुड की कई फिल्मों जैसे मस्ती और हाउसफुल में काम करने के अपने टैलेंट को बखूबी दिखाया है। डबल मीनिंग वाक्यों में चित भी अपनी और पट भी अपनी होती है। ये बात उनके इस ट्वीट्स और उसके संदर्भ सहित व्याख्या को देखकर आप समझ सकते हैं। मेरी बात इससे आपको समझ में आ जाएगी। किसान नेताओं के लिए उनके अंदर की पवित्र भावनाएं इन ट्वीट्स में दिखती है। कई अच्छे ट्वीट और सभ्य और नए भारत को बखूबी बयान करते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नए भारत का नारा लेकर वो खुद चलते हैं। एक बात और समझ नहीं आती कि ट्रंप की जीत के लिए हवन करने वाले भारत में एक विदेशी टिप्पणी से आंतरिक सुरक्षा में खतरा कैसे महसूस करने लगते हैं। अच्छा, इस आंदोलन ने बहुत कुछ सिखा भी दिया है। मुझसे मेरे घर वाले कहते थे कि पत्रकारिता बहुत डेंजरस जॉब है, ना करो। मैंने इसको हल्के में लिया, लेकिन जब मनदीप पूनिया गिरफ्तार हो गए तब उस रिस्क को बहुत नजदीक से हमने देखा। मनदीप गिरफ्तार क्यों हो गए? क्योंकि उनकी रिपोर्टिंग से सरकार को दिक्कत हो सकती थी। हालांकि अब उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन इस गिरफ्तारी से जो समझ आया है वो ये कि कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है और क्या बोलना है, ये सब आप अब सीख लीजिए। क्योंकि कब कोई कहे कि हम पुलिस हैं और कुछ भी कर सकते हैं, आपको उठा सकते हैं, कुछ नहीं पता। आप सावधान रहिए और सतर्क रहिए। कब आप बना टिकटॉक रहे हों और नींद खुलने पर हवालात में हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। मनदीप पूनिया और बाकी गिरफ्तार हुए पत्रकार दरअसल बताते हैं कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत यानी हम इतने ऊपर क्यों हैं, मतलब नीचे से टॉप पे क्यों हैं। इस बीच राजदीप सरदेसाई ने माफी मांगी है क्योंकि उन्होंने एक गलत ट्वीट की जानकारी दे दी थी और अपना राजद्रोह का मुकदमा उन्होंने वापस लेने की मांग की है। यह ठीक बात है कि आपको अपनी गलती का एहसास है। आगे देखते हैं उनके इस मामले में क्या होता है। और हाँ, एक छोटी जानकारी ये कि कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया है। उनको हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अभी तक उन्होंने यह काम नहीं किया था। इससे पहले निचली अदालत और हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अगली बड़ी बात यह है कि बंगाल में चुनाव है और पहली बार किसानों के आंदोलन ने किसी चुनाव को लाइमलाइट से दूर कर दिया है। इसलिए आप जान लीजिए कि बंगाल में क्या चल रहा है। इस बार बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस बी के बीच में चुनाव हो रहा है। नहीं समझे ना? दरअसल बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के बयान से कुछ ऐसा ही लगता है। इस चुनाव में भी नेताओं की अदला बदली देखी जा रही है। तृणमूल कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में चले गए हैं। कई का मतलब है बहुत ज्यादा और बहुत बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। अभी तक 18 टीएमसी नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और अब बीजेपी भी कह रही है कि हमसे ना हो पाएगा। अब और टीएमसी नेता बीजेपी में नहीं जाएंगे, इसके लिए स्क्रूटनी करनी पड़ेगी। इस बीच नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी और शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ लड़ेंगी। शुभेंदु अधिकारी भी टीएमसी के बागी हैं। आज यानी इतवार को जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, प्रधानमंत्री बंगाल में फिर से रैली करेंगे। जेपी नड्डा भी लगातार रैली कर रहे हैं। इस बीच पीएम के नए लुक को रविंद्रनाथ ठाकुर से जोड़कर देखा जा रहा है। देखते हैं चुनाव का रिजल्ट क्या आता है और किसके नेताओं को रिजॉर्ट वगैरह बुक करना पड़ेगा या फिर कौन सी पार्टी लोकतंत्र के खतरे की दुहाई देगी। लोकतंत्र और खतरे जैसे शब्द से एक और जरूरी बात याद आई। कश्मीर में 4G इंटरनेट की सुविधा शुरू हो गई है। यह महान काम होने में कुल 1.5 साल लगे। आर्टिकल 370 और 35A के हटने के बाद अब कहीं जाकर वहां इंटरनेट शुरू हुआ है। इतने समय में वहां के लोगों ने ज्यादा दिक्कतें नहीं झेली। बस पढ़ाई लिखाई, मनोरंजन, सूचना समय पर मिलना, दुनिया से जुड़े रहना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपने विचारों को साझा करना, एक तरह से फ्री स्पीच जैसे कुछ अधिकार और ऐसी ही छोटी मोटी दिक्कतें उन्हें हुई होंगी। बस इन सब की तो उन्हें अब आदत भी हो गई होगी। ये सब चलता रहता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे के लिए इतना तो किया ही जा सकता है। गाजीपुर और टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर भी तो इसीलिए शायद इंटरनेट बैन किया गया है। अगला मुद्दा भी शायद काम का है। देश में पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही है, साथ ही डीजल की भी। मुंबई में पेट्रोल 93 रुपए है और डीजल 84 रुपए लीटर है। जल्दी ही हो सकता है हम दोनों की सेंचुरी भी देख लें। लोग अभी उन लोगों को ढूंढ रहे होंगे जो 2014 के बाद से 35 से 40 रुपए में डीजल बिकने की बातें कर रहे थे। स्वामी रामदेव ने भी ऐसा ही कुछ दावा किया था। आजकल वो इस सवाल पर चुप हो जाया करते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन उनके अब जागो ग्राहक जागो जैसे बयान नहीं आते।
पता नहीं क्यों। लेकिन एक फैक्ट आपको बताते चलें कि भारत पेट्रोलियम पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाला देश है। यहां इस पर राज्य और केंद्र सरकार का टैक्स बहुत ज्यादा है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब दिया। उन्होंने बताया कि दिल्ली में पेट्रोल के दाम में केंद्र सरकार का उत्पाद शुल्क 32 रुपये 98 पैसे है, राज्य सरकार का वैट 19.55 पैसे है। इसे अगर हम जोड़ें तो 52.55 रुपये होता है, जो कि टैक्स है। और दिल्ली में पेट्रोल है 86 रुपये। बाकी आप समझदार हैं, मेरा इशारा कहाँ है आप समझ गए होंगे। पेट्रोलियम कंपनियां कह रही हैं कि बिना सरकारी दखल के दाम कम नहीं होंगे। इस बार के बजट में भी पेट्रोलियम पर सेस बढ़ा है। हालांकि इससे कीमतों पर असर नहीं होगा, ये भी कहा जा रहा है। इस हफ्ते देश का बजट भी पेश किया गया है। पेंडेमिक के बाद के पहले बजट से देश को काफी उम्मीदें थी इसलिए क्योंकि इस बहुत नई परिस्थिति में बजट उतना नया नहीं था जितना होना चाहिए था या जितने का दावा किया जा रहा था। यह उस समय आया जब देश की अर्थव्यवस्था कोरोना के चलते गर्त में थी, किसानों का आंदोलन पिछले 6 महीनों से चल रहा है और देश की स्वास्थ्य सुविधा की हालत बहुत अच्छी नहीं है। इस बार के बजट में ये सब बातें महत्वपूर्ण थी जिन पर ध्यान देना जरूरी था। कोरोना के चलते राजकोषीय घाटा 9.5% हो गया था, जिसे सरकार ने 6.8% करने का दावा किया है। बजट पर दो तरह की बातें चल रही हैं, कुछ बहुत अच्छा बता रहे हैं, कुछ बहुत बुरा बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई शायद इन दोनों के कहीं बीच जाकर रुक जाती है। सरकार ने कुछ क्षेत्रों में सचमुच बहुत काबिले तारीफ प्रावधान किए हैं और कुछ से सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले देख लेते हैं कि अच्छी बातें कौन कौन सी इस बजट में शामिल हैं। सबसे पहले तो टैक्स स्लैब में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। यह इसलिए भी बेहतर कहा जा रहा है क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसके अलावा 75 साल के ऊपर के बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, यानी बैंक से ही उनका इनकम टैक्स कट जाएगा और इससे वो बुजुर्ग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के झंझट से बच जाएंगे। इसके अलावा जो अच्छी बातें हैं वो ये कि देश के असंगठित और गिग सेक्टर यानी जो ओला या फिर उबर में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए सरकार एक पोर्टल बनाएगी, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगी और उसके बाद सैलरी के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं देने का भी प्रयास करेगी, जैसे कि हेल्थ बीमा और पेंशन एटसेट्रा। वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा भी इन्हें दी जाने की कोशिश की जाएगी। ये सब बातें आगे चलकर भारत के असंगठित क्षेत्र को मजबूत कर सकता है। इसके अलावा बिजनेस के क्षेत्र में अगर देखें तो एमएसएमई यानी लघु और मध्यम उद्योगों के लिए भी सरकार कई सुविधाएं या राहत दे रही है। अब इन उद्योगों को 10 करोड़ रुपए तक के टैक्स ऑडिट में छूट मिलेगी। इसके अलावा नए स्टार्टअप के टैक्स हॉलिडे के समय को बढ़ाकर 2022 तक कर दिया गया है। इसका मतलब है कि शुरुआत में जो स्टार्टअप हैं उन्हें कागज और टैक्स के झंझटों से मुक्ति दे दी गई है। हेल्थ सेक्टर में इस बार बहुत खर्च किया गया है, ऐसा सरकार का कहना है। सरकार के मुताबिक इस क्षेत्र में खर्च को 2 गुना कर उसे 2.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। इस खर्च में वैक्सीन का खर्च 35,000 करोड़ है। एक नई योजना जो शुरू की गई है उसका नाम है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इसमें अगले 6 साल में 64,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे कि देश के सभी तरह के हेल्थ सेक्टर में सुधार किए जा सकें। यही आता है शर्तें लागू वाला स्टार का मामला। हम सोच रहे हैं इसे भी आपको बता दें। दरअसल कई एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि सरकार के ये दावे भ्रामक हैं। सबसे पहले पी चिदम्बरम ने कहा कि कोरोना वैक्सीन का खर्च एक बार का खर्च है और दूसरी बड़ी बात यह भी है कि 64,180 करोड़ रुपए का जो एलोकेशन है वो 6 साल के लिए है। तो एक साल का आंकड़ा करीब 10,696 करोड़ रुपए होगा। समझ नहीं आता कि बड़ी संख्याओं से इतना लगाव क्यों है। कृषि क्षेत्र के लिए एमएसपी जारी रहेगी और कुल लागत का 1.5 गुना रहेगी, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। यह हम आपको बाद में बताएंगे कि कैसे। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए एक नया सेस लगाया गया है जो आयात की गई वस्तुओं पर कीमतों को बढ़ा देगा। जैसे इससे चीज़ें महंगी हो जाएंगी, सेब, दाल, काबुली चना, कपास, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, लेदर वगैरह वगैरह। जो सबसे बड़ी बात इस बजट में दिखी वो ये कि सरकार ने विनिवेश के इरादे जाहिर कर दिए हैं। सरकार ने इसे डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक सेल कहा है। इसके लिए नेशनल मॉनिटाइजिंग पाइपलाइन जैसी योजना भी लाई जा रही है। समझाने से अगर मैं बचूं तो सरकार बेचने के मूड में है।
कई पीएसयू और 2 राष्ट्रीयकृत बैंकों को बेच दिया जाएगा। सिर्फ 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टरों को छोड़कर सभी सरकारी कंपनियों को बेचने का सरकार ने फैसला किया है। सरकार एलआईसी का भी आईपीओ लाएगी, इसने कई एक्सपर्ट्स को चिंताओं में डाला है। अब इस पूरे प्राइवेटाइजेशन में 2 तरह की बातें एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। पहली ये कि भाई कोई बात नहीं, सरकार का काम कंपनी चलाना नहीं है, इसलिए सरकार पर ऐसी कंपनियों का बोझ नहीं होना चाहिए। दूसरे कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि कोरोना काल ने पब्लिक सेक्टर के महत्व को सबके सामने रखा है। अगर ऐसे में सरकार सब कुछ बेच देती है तो उसके पास भविष्य में आने वाली ऐसी किसी दिक्कत के लिए शायद कुछ ना बचे। एक बात और देखिए कि सरकार हर साल जितना टारगेट रखती है दरअसल उतना बेच नहीं पाती। पिछले फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने 2.1 लाख करोड़ रुपए की बिक्री करने का लक्ष्य रखा। इसमें से सरकार सिर्फ 35,000 करोड़ रुपए का ही बेच पाई। इस बार ये लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ का है। एयर इंडिया पिछले 3 साल से सरकार नहीं बेच पाई है। इस साल देखते हैं क्या होता है। ये थी इस हफ्ते की वो बड़ी बातें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी था। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टाइम से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। देश वीकली में मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।